हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे फूड रिसोर्सेज के बारे में। फूड रिसोर्सेज भी आपका यूनिट वन का, इन्वायरमेंटल साइंस के यूनिट वन का आपका फर्स्ट फर्स्ट यूनिट का सब टॉपिक है। तो उसके बारे में हम फटाफट से पढ़ लेते हैं कि आखिर फूड रिसोर्सेज कहता क्या है। फूड रिसोर्सेज जो है, देखिए, अब जो फूड रिसोर्सेज है मतलब फूड ऐसा रिसोर्सेज जिससे हमें फूड मिलता है। वेरियस सोर्सेज ऑफ द फूड दैट आर अवेलेबल इन द ह्यूमन। अब हमें किस किस से मिलता है, जैसे आपका एग्रीकल्चरल फूड रिसोर्सेज है, मतलब कि हमें खेती से हमें फसलें मिलते हैं, गेहूं आटा गेहूं चावल दालें, पल्सेस हैं अलग अलग तरीके की। ठीक है। इसके अलावा जो लाइव स्टॉक है यानी जो एनिमल्स हैं जैसे फिश हैं, है ना, ये सारी जो चीजें हैं, फिश है आपका, जो है बी फार्मिंग है। इसके अलावा आपका जो है पोल्ट्री फार्मिंग है। ये सब कहीं ना कहीं आपके फूड रिसोर्सेज के सब टाइप्स हैं। ठीक। तो कहीं ना कहीं हम फूड रिसोर्सेज में हम ये सारी चीजें देखते हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फिश, वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। ये सारी चीजें हमें फूड रिसोर्सेज में देखी जाती हैं या हम इन्हीं चीजों को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर जो है, अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो फूड रिसोर्सेज है वो आपका मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको फूड देती है, ठीक है, वो चीज आपको इसमें देखनी है। Ensure the sustainable use and management of food resources. It is essential to adopt the practices. मतलब कि आपको कोई भी चीज, कोई भी तरीका, कोई भी तरीके का जो फूड है उसमें आपको क्या क्या प्रैक्टिसेस यूज करनी चाहिए जिसकी वजह से वो फूड रिसोर्सेज है वो आपके सस्टेनेबल मैनर में आगे बढ़े। यानी कि जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल, द यूज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सच एज द क्रॉप रोटेशन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग रिड्यूस द एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। मतलब कि अगर हम एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट से देखें फूड रिसोर्सेज को, अगर हम एग्रीकल्चरल उसमें देखें तो हमारे पास जो आपका क्रॉप्स हैं उनको हमें इस तरीके से उगाना चाहिए ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, जिसके अंदर जो क्रॉप रोटेशन है, उसके अंदर जो क्रॉप रोटेशन है वो एक बेस्ट ऑप्शन रहता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि अगर आपको पेस्ट को किल करना है तो उसको आप प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि बहुत सारे आप केमिकल्स डाल दें, कुछ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में तरीके होते हैं वो अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो कीड़े भी मर जाएंगे और आपकी फसल को नुकसान भी नहीं होगा और केमिकल्स भी नहीं होगा। इसके अलावा इकोनॉमिक मतलब पैसे की बचत भी होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आती है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट है वो कम से कम होता है। सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस। अब देखो, फिशिंग प्रैक्टिसेस जो है, अगर हम कह रहे हैं कि फिश एक फूड रिसोर्सेज है, ठीक है, हम जानते हैं कि प्रोटीन, फिश जो होती है, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए फिश एक प्रोटीन का सोर्स है। तो यहाँ पर जो फिश होती है उसकी प्रैक्टिस भी, यानी कि जहां पर फिश फार्मिंग होती है उसको भी हमें सस्टेनेबल मोड पे करना चाहिए। सस्टेनेबल मोड मतलब कि सीजनल क्लोजर, सीजनल क्लोजर मतलब कि जब इनका ब्रीडिंग पीरियड होता है तब हमें जो फिश पकड़ना जो है, फिश कैप्चरिंग जो है वो कम कर देनी चाहिए, या उसे तब नहीं करना चाहिए कि भाई उनको एक अपना नंबर तो बढ़ा लेने दो आप। जब आप वो नंबर बढ़ जाएंगे, उनको जो है प्रॉपर नंबर में हो जाएंगे, तब आप उनको पकड़ोगे तो फिर जो है उनको नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, उनका एग्जिस्टेंस भी मेंटेन रहेगा। इसके अलावा यूज ऑफ सेलेक्टिव फिशिंग हेल्प टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फिश स्टॉक। यानी कि अगर आप कहीं जो है फिश को पकड़ने जा रहे हैं या फिश फार्मिंग करते हैं तो वहां पर किस तरीके की फिशेस का एग्जिस्टेंस ज्यादा है या किसका कम है, तो अगर आप सेलेक्टिव वे में इस चीज को करेंगे तो ये जो फिश फार्मिंग है ये बहुत सस्टेनेबल मोड पे चलेगी और फिशेस का एग्जिस्टेंस भी मेंटेन रहेगा और आपकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होगी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, भाई हम जो भी बोल रहे हैं, द प्रोडक्शन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल हेल्प टू एंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फूड रिसोर्सेज। यानी कि अगर हम जो है जितनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हुए हम प्लांट्स को, जिनसे हमें फूड मिल रहा है, एनिमल्स जिनसे हमको फूड मिल रहा है, उनको हम कंजर्व करते हुए चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा फूड रिसोर्सेज जो है वो सस्टेनेबल मोड पे चलेगा। सस्टेनेबल मतलब कि यानी कि वो कंजर्व भी रहेगा। बच्चे क्या है सस्टेनेबल टर्म से कंफ्यूज हो जाते हैं। सस्टेनेबल मतलब कि वो कंजर्व भी रहेंगे, आप यूटिलाइज भी कर पाओगे
और वो कंजर्व भी रहेंगे फॉर द फ्यूचर एस्पेक्ट। ठीक है, इसके बाद जो है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। अगर कोई भी चीज आप एक्सेस में यूज कर रहे हैं, देखिए एक वर्ड होता है, या हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात बोलते हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है। तो अति जो है, अगर हम जो है सॉइल को में खेती करे जा रहे हैं, वो चीज भी खराब है। अगर हम कहीं ना कहीं जो है गैस जो है फिश को फिश फार्मिंग किए जा रहे हैं, वो भी गलत है। अगर हम पोल्ट्री में मुर्गियां काटे जा रहे हैं, वो भी गलत है। हम जो है बकरे काट रहे हैं बहुत ज्यादा एक्सेस में, वो भी गलत है। यानी कि हमें हर चीज क्या करना, एक प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज emission थ्रू द adoption of renewable energy resources and energy efficiency measure have to mitigate the impact of climate change on the food resources। यानी कि अगर आप देखें कि जो हमारे सीजन्स या हमारे जो बारिश वगैरह है, वो कितनी चेंज हो रही है, उसकी वजह से फसलों को नुकसान होता है। फसलों को नुकसान होगा तो एनिमल्स को नुकसान होगा, क्योंकि भाई वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं खेतों पे तो डिपेंड करते हैं। तो और अगर एनिमल्स को नुकसान होगा, फसलों को नुकसान होगा, दूसरा एनिमल्स को नुकसान होगा, तो फिर जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किस पे आएगा, हमारे पर आएगा। तो हमें क्लाइमेट चेंज को इस तरीके से क्लाइमेट चेंज को बचाना पड़ेगा सबसे पहले, ताकि हर चीज एक प्रॉपर वे में चलती जाए। फूड वेस्ट रिडक्शन, सबसे बड़ी बात जो है, अगर हम ये सोचते हैं कि हमने पे किया है तो हमारा बिल्कुल, जैसे हम होटल में भी जाते हैं तो हमने पे किया है तो हम जितना चाहे ये ले सकते हैं और जितना चाहे चीजें फेंक सकते हैं, तो ये जो एस्पेक्ट है, ये बहुत गलत एस्पेक्ट है। खासतौर से इंडियंस में ये एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, हम लोग बहुत वेस्ट करते हैं फूड को। और शादी में वगैरह, शादी वगैरह फंक्शन में आप देखिए बहुत वेस्ट होता है। तो जो फूड वेस्ट है, फूड वेस्ट क्या करता है, आपको, अगर आप मतलब कि अगर आप उस उगाए हुए फूड को वेस्ट कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपको वापस से उस फूड को उगाना पड़ेगा, मतलब कि आपको उतनी पॉपुलेशन के लिए दोबारा फूड उगाना पड़ेगा। और वो आप किस पे उगाने के लिए फिर कहाँ जाओगे, आप खेतों में जाओगे। यानी अल्टीमेटली बर्डन कहाँ आ रहा है, सॉइल पे आ रहा है। सॉइल पे आ रहा है तो आप केमिकल्स डालोगे तो सॉइल खराब होगी, जमीन बंजर होगी, तो फसलें उगेंगी कहाँ से। तो आप देखिए कि जो फूड वेस्ट जो है, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत चीजें हैं। और हमें कहीं ना कहीं, एक बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हमें ये अपने घर में भी और हमारे बच्चों को भी बताना चाहिए कि प्लीज डोंट वेस्ट फूड। जो है अडॉप्शन ऑफ द सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन हेल्प टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द फूड रिसोर्सेज। तो यानी कि हमें जितना ज्यादा, जितनी जरूरत है उतना ही अगर हम यूज लें, उतना ही चीजें हम लें, तो कहीं ना कहीं जो ओवर बर्डन आ रहा है हर चीज पे, चाहे एग्रीकल्चर पे आ रहा है, चाहे फिशेस पे आ रहा है, चाहे पोल्ट्री फार्मिंग पे आ रहा है, तो वो सारा बर्डन जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं आपके फूड रिसोर्सेज से। जो फूड रिसोर्सेज से जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो फूड वेस्ट, जो मैंने आपको बोला। क्योंकि फूड वेस्ट जो है, एक्चुअली जो सिग्निफिकेंट अमाउंट है वो वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कई जगह आप ये देखोगे कि जिनको जरूरत है उनको वाकई फूड मिल नहीं पा रहा है, और कई लोग माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं। The food waste also has a significant environmental impact, such as the greenhouse gases emission and the wastage of the resources used in the food production। तो जो फूड वेस्ट है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा, हम कह रहे हैं ना कि वो, अगर आप कोई चीज वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसको अल्टीमेटली उगाना तो पड़ेगा, उगाएंगे तो आप कहीं ना कहीं फिर नेचर पे बर्डन आ रहा है। तो इस तरीके से वो नेचर पे बर्डन आ रहा है, तो ग्रीन हाउस गैसेस भी जनरेट हो रही हैं। अब बच्चे कहेंगे कि नेचर पे बर्डन आ रहा है, मतलब हम वापस से लैंड पे जा रहे हैं, तो कैसे, मतलब अब हमको और फूड उगाना पड़ेगा, और फूड उगाना पड़ेगा तो हमें और जंगल खत्म करने पड़ेंगे, और जंगल खत्म करने पड़ेंगे यानी पेड़ खत्म करने पड़ेंगे, तो मतलब हमारे पास जो है CO2 वगैरह गैसेस बढ़ेंगी। सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है। यानी कि अगर हम ओवर यूज कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, तो क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, प्रोडक्टिविटी भी एग्रीकल्चरल लैंड की खत्म हो रही है, और फूड शॉर्टेज तो हो ही रहा है। क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, वो ड्यू टू द कंप्लीट ओवरबर्डनिंग ऑफ द रिसोर्सेज है। ये बस ओवरलोडिंग जो हो रही है ना, ओवरलोडिंग जो हो रही है फूड रिसोर्सेज पे, वो उसका एस्पेक्ट है ये। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज में हो क्या रहा है कि हमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को मिल रही है। और जो है वाटर रिसोर्सेज भी हमें जो है, अगर हम सॉइल में
प्लांट उगा रहे हैं, क्रॉप उगा रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं, तो हमें पानी की भी जरूरत पड़ेगी, इरिगेशन भी पे भी जरूरत पड़ेगी, तो वाटर रिसोर्सेज पे भी बर्डन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारे नेचर में कोई भी चीज जो है सेपरेट नहीं है, सब चीजें इंटरलिंक्ड है। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज्यादा हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड जो है फूड का कंटिन्यू बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फूड रिसोर्सेज पे प्रेशर आ रहा है। तो हमें ये चाहिए कि हम सस्टेनेबल और इनोवेटिव मैनर में फूड का प्रोडक्शन करें या फूड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, ताकि जो ओवर बर्डनिंग है उससे बचा जा सके। तो ये हमारा फूड रिसोर्सेज का कंप्लीट लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।